नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। सभी वीडियो को आपने पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल 1 तारीख है, नया साल स्टार्ट हो रहा है 2025। तो आप सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मुबारक हो। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित जितनी भी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है उनको मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर देखा है, जांचा है, परखा है और उसके बाद ही मैंने आप तक पहुंचाया है। आज भी कुछ सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज की वीडियो में लगभग 15 सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं, लाल किताब की प्रेडिक्शन अगर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको इन सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो दोस्तों, सूत्रों की बात करते हैं और उसके साथ साथ मैं एक बात और करना चाहूंगा। कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि सर आप गलत बताते हैं, आपको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, आप बुध को सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे दिखा देते हैं। आप कई बार अपनी वीडियो में बोलते हैं कि बुध बैठे हैं 11वें भाव में और सूर्य बैठे हैं 3रे भाव में। तो सूर्य से बुध तो कभी दूर होते ही नहीं है, बुध तो हमेशा आगे पीछे या साथ में रहते हैं सूर्य के। तो बात बिल्कुल सही है। वैदिक ज्योतिष में बुध हमेशा सूर्य के साथ में रहते हैं या आगे पीछे वाले घर में रहते हैं, यानी ज्यादा दूरी पे नहीं रहते। लेकिन लाल किताब के वर्षफल में ग्रहों की कोई बंदिश नहीं है, ग्रह कहीं भी जा सकते हैं। यहां तक कि राहु केतु जो हमेशा आमने सामने होते हैं वो भी लगन भाव में भी हो सकते हैं, लाल किताब के वर्षफल में इकट्ठा हो सकते हैं। सूर्य और बुध इकट्ठा होते हैं या एक खाना आगे या एक खाना पीछे होते हैं, वो 7वें खाने में भी हो सकते हैं। तो लाल किताब थोड़ी सी भिन्न है वैदिक के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष से भिन्न है। दूसरा, लाल किताब की जो दृष्टि है वो भी थोड़ा अलग है। जैसे हम ग्रहों की दृष्टि देखते हैं कि वैदिक में सभी ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ग्रहों की विशेष दृष्टि भी है। जैसे शनि की 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, मंगल की 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि है, बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि है। तो ये कुछ विशेष दृष्टि जो है वैदिक ज्योतिष में बताई जाती है, लेकिन लाल किताब में भी इसका प्रयोग होता है। इसके साथ साथ कुछ अलग से दृष्टियां भी हैं जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में बताई हुई है कि लाल किताब में ग्रहों की दृष्टि हम किस प्रकार देखते हैं। ग्रहों की दृष्टि लाल किताब में 100%, 50% और 25% बताई गई है। खाना नंबर 1 का ग्रह खाना नंबर 7 पे 100% दृष्टि रखेगा। खाना नंबर 4 का ग्रह खाना नंबर 10 पर 100% दृष्टि रखेगा। खाना नंबर 5 का ग्रह खाना नंबर 9 पर 50% दृष्टि रखेगा। उसी तरह से खाना नंबर 3 का ग्रह खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 पर 50% दृष्टि रखेगा। खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 6 पर 25% दृष्टि रखेगा। इसी तरह से खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 12 पर 25% दृष्टि रखेगा। खाना नंबर 8 का ग्रह खाना नंबर 2 को भी देख सकता है। खाना नंबर 2 का ग्रह 8 को देखेगा, लेकिन खाना नंबर 8 का ग्रह भी खाना नंबर 2 को देख सकता है। खाना नंबर 6 का ग्रह कभी भी खाना नंबर 2 को नहीं देखता है। लेकिन अगर कुंडली में शनि देव खाना नंबर 6 में बैठे हुए हों तो शनि देव खाना नंबर 2 के ग्रह को भी देख सकते हैं, चाहे खाना नंबर 2 में
उनका कोई मित्र ग्रह ही क्यों ना आकर बैठ जाए, उसकी भी जड़ को काट देंगे, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वहां पे शुक्र ही क्यों ना आकर बैठ जाए खाना नंबर 2 में। तो दोस्तों इस प्रकार लाल किताब की जो दृष्टि कुछ अलग टाइप की भी है, जो मैं अपने दृष्टि के अध्याय में बता चुका हूं। तो चलिए चलते हैं अगले सूत्रों की तरफ। जो आज के सूत्र हैं इनको भी अच्छे से आप कंठस्थ कर लें, याद कर लें, और कुंडली विश्लेषण में इन सूत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। तो वीडियो को आधा अधूरा ना देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। छोड़ छोड़ के या स्किप करके आप अगर वीडियो देखेंगे तो बाद में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप कमेंट में लिखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखें। तो आज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है और काफ़ी समय आपका खराब किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों 1 से लेकर खाना नंबर 6 तक ये कुंडली के पहले घर होते हैं, और 7 से लेकर 12 ये कुंडली के बाद के घर होते हैं। अब अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 से लेकर 6 तक किसी भी भाव में बैठे हुए हों और केतु 7 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठे हुए हों, तो चंद्रमा का फल अब अशुभ होगा, मंदा होगा। लेकिन साथ ही ये बात भी ध्यान रखें, यदि कुंडली में बुध शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा अब खालिस दूध के समान उत्तम फल के होंगे, चाहे चंद्रमा सोई हुई हालत के ही क्यों ना हो। अब सोई हुई हालत कौन सी होती है? सोई हुई हालत तब होती है जब किसी ग्रह को कोई भी ग्रह न देखता हो, यानी चंद्रमा कहीं पर अकेले बैठे हों और उन पर किसी भी ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। लेकिन यहां पर क्या होगा, चंद्रमा चाहे वो सोई हुई हालत के क्यों ना हो, उत्तम प्रभाव के होंगे और जागते हुए घोड़े के समान होंगे, उत्तम फल के होंगे। अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। दोस्तों यदि शुक्र चंद्रमा को देखते हो, शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, अब यह दृष्टि कैसे भी हो सकती है, 7वीं दृष्टि भी हो सकती है या लाल किताब की जो है विशेष दृष्टि भी हो सकती है। यानी अगर शुक्र बैठे हुए तीसरे खाने में और चंद्रमा बैठ जाए खाना नंबर 11 में या खाना नंबर 9 में, या शुक्र खाना नंबर 5 में बैठ जाए और चंद्रमा बैठ जाए खाना नंबर 9 में, तो शुक्र की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती होगी तो घर में स्त्रियों की उलट राय होगी, स्त्रियां घर में विरोध करने वाली होंगी। हमेशा जातक का घर में स्त्रियां विरोध करेंगी, जातक की सलाह कुछ और होगी और घर में स्त्रियों की सलाह कुछ और होगी। दूसरा सूत्र इससे बिल्कुल उलट है, यानी तीसरे सूत्र की हम बात कर रहे हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो, अभी शुक्र की दृष्टि हम चंद्रमा पर देख रहे थे, लेकिन अगर चंद्र की दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो तो अब ऐसा इंसान फकीर बाकमाल होगा, यानी ऐसे जातक में कुछ विशेष शक्तियां होंगी, किसी को शिफा देने की, किसी को आराम देने की शक्ति उसके अंदर होगी, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द सत्य होगा, यानी फकीर कमाल का होगा। लेकिन सभी नशेबाजों का सरदार होगा, यानी हर तरह के नशे वह जातक करता होगा। दोस्तों जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा के घर खाना नंबर 4 में कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए तो वह ग्रह उत्तम फल का होगा, अगर अकेला आकर बैठ जाए। खाना नंबर 4 में यदि कोई भी ग्रह अकेला आकर बैठ जाए तो वो शुभ फल का होगा, चाहे वो राहु केतु ही क्यों ना हो। राहु केतु भी अगर खाना नंबर 4 में आ जाएं तो धर्मी हो जाते हैं, यानी अशुभ फल नहीं देंगे। और यदि खाना नंबर 4 खाली ही हो तो अब चंद्रमा हमेशा ही जातक को
शुभ फल देंगे, चंद्रमा चाहे किसी भी भाव में कितने ही मंदे क्यों ना हो या मंदे हो जाए, कहीं पर भी जाकर बैठ जाए, शुभ फल हमेशा जातक को मिलता होगा। दोस्तों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हैं, उत्तम फल के नहीं है, तो यहां पर एक उत्तम उपाय आपको मैं बता रहा हूं। आप किसी भी वृद्ध स्त्री के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना शुरू कर दें। चंद्रमा अब शुभ फल के हो जाएंगे और कोई भी अगर अशुभ प्रभाव अगर आप पर चंद्रमा का पड़ रहा है तो वो भी अब शुभ फल प्रभाव में बदल जाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्र की दृष्टि बुध पर पड़ती हो, यानी चंद्रमा 1 से लेकर 6 तक किसी भी भाव में बैठे हो और बुध खाना नंबर 7 से लेकर 12 तक किसी भी भाव में बैठे हो और चंद्र की दृष्टि बुध पर पड़ती हो, चाहे वो लाल किताब की दृष्टि हो, चाहे वैदिक की 7वीं दृष्टि हो, तो अब चंद्र का प्रभाव बुध पर प्रबल होगा। छुपा हाल उत्तम होगा, अच्छा होगा, लेकिन सांसारिक तौर पे दोनों ही ग्रहों का फल मंदा होगा, यानी चंद्र का फल भी मंदा होगा और बुध का फल भी यहां पे सांसारिक तौर पे मंदा होगा, लेकिन छुपे तौर पे देखा जाए तो दोनों ही ग्रहों का फल उत्तम होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि बुध 1 से लेकर 6 तक किसी भी भाव में बैठे हों और चंद्रमा 7 से लेकर 12 किसी भी भाव में आकर बैठ जाएं और बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती हो, अगर बुध की पूर्ण दृष्टि यानी 100% दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ती होगी तो चंद्रमा का फल यहां पर पूरी तरह से बर्बाद होगा, दिल का संबंध खराब होगा, यानी जातक को दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है। अभी इसमें जो है दृष्टि से देखा जाएगा कि कितना बुरा प्रभाव हो सकता है। यदि चंद्रमा पर बुध की 100% दृष्टि पड़ रही हो, यानी बुध खाना नंबर 1 में बैठे हुए हों और चंद्रमा खाना नंबर 7 में बैठ जाएं, या बुध खाना नंबर 4 में बैठ जाएं और चंद्रमा खाना नंबर 10 में बैठ जाएं, तो ये 100% दृष्टि होगी और अति हानिकारक होगी, यानी यहां पर आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है और जातक एक तरफा स्वभाव वाला होगा, एक तरफा स्वभाव वाला होगा जातक। ऐसे ही यदि 50% दृष्टि पड़ती हो, बुध खाना नंबर 3 में बैठ के खाना नंबर 11 के चंद्रमा पे दृष्टि डालते हो या खाना नंबर 9 पर दृष्टि डालते हो, क्योंकि खाना नंबर 3 में अगर बुध बैठेंगे तो चंद्रमा यदि खाना नंबर 9 में बैठ जाएं या खाना नंबर 11 में बैठ जाएं तो 50% दृष्टि जो है चंद्रमा पे बुध की पड़ती होगी और यह दृष्टि भी 50% यानी आधी हानिकारक होगी। अब इसका प्रभाव भी आधा ही जातक पर पड़ेगा, यानी हानिकारक तो होगा लेकिन उतना हानिकारक नहीं होगा जो 100% दृष्टि में था। ऐसे ही अगर बुध खाना नंबर 5 में बैठ जाए और चंद्रमा खाना नंबर 9 में बैठ जाए तो ये भी 50% दृष्टि होगी जो बुध की अशुभ दृष्टि होगी, चंद्रमा के फल को खराब करेगी और दिल का संबंध खराब होगा, यानी आत्महत्या तक की नौबत आ सकती है, मानसिक तनाव बना रहेगा, डिप्रेशन तक की परेशानी जातक को हो सकती है, मां की सेहत खराब रहेगी, मानसिक शांति उस जातक को नहीं मिलेगी। 25% अगर दृष्टि चंद्रमा पर बुध की पड़ती है तो ये मामूली खराब होगी, यानी इतना बुरा असर इसका नहीं होगा, यानी बुध खाना नंबर 2 में बैठ के खाना नंबर 6 के चंद्रमा पे दृष्टि डाल दें या खाना नंबर 12 में चंद्रमा बैठे हो खाना नंबर 2 से दृष्टि डाल दें तो ये 25% दृष्टि होगी, उसका इतना विशेष प्रभाव जातक पर बुरा नहीं जाएगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा देखते हो शनि को
तो अब शनि का प्रभाव मंदा होगा और चंद्र का प्रभाव जो है उत्तम रहेगा। चंद्र का फल ठीक रहेगा, लेकिन शनि का प्रभाव जो है यहाँ पे खराब हो जाएगा। और ऐसे ही यदि शनि देखें चंद्रमा को, तो अब शनि का प्रभाव प्रबल होगा, लेकिन चंद्र का फल बर्बाद होगा, यानी विष योग बनता होगा। चंद्र के दूध में शनि की स्याही मिलती होगी, चंद्र का फल यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद होगा। मन की शांति भंग होगी, डिप्रेशन तक की हालात हो सकते हैं। लिक्विड में दवाइयों का सेवन जातक के लिए हानिकारक बना रहेगा। अगर रात्रि में दूध का सेवन जातक करता है तो वो भी जातक के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, नुकसानकारक होगा। दोस्तों, यदि शनि और चंद्रमा अलग अलग घरों में बैठे हों लेकिन साथ लगते घरों में बैठे हुए हों, यानी मान लिया जाए चौथे खाने में चंद्रमा बैठे हैं और पांचवें खाने में शनि बैठे हुए हैं, तो अब दोनों के शत्रु होने के कारण दोनों का प्रभाव आपस में नहीं मिलेगा, दोनों का ही जुदा जुदा प्रभाव होगा। यानी साथ लगती दीवार जो है दो शत्रुओं को मिलने नहीं देगी। लेकिन अगर दोनों घरों में साथ लगती दीवार के दोनों घरों में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो वो आपस में मिलते मिलाते होंगे, आपस में शुभ प्रभाव देते होंगे। यानी मान लिया जाए खाना नंबर 4 में चंद्रमा बैठे हुए हैं और खाना नंबर 5 में मंगल आकर बैठ जाएं, तो वो शुभ प्रभाव एक दूसरे में मिलता होगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 में आ जाए, चंद्रमा खाना नंबर 5 में आ जाए, तो भी उनका शुभ प्रभाव एक दूसरे में मिलता मिलाता होगा। यदि दो शत्रु ग्रह साथ लगते हुए ग्रहों में अगर आकर बैठ जाएं तो शत्रु होने के कारण जो बीच की दीवार है उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में शत्रु ग्रह यानी राहु, केतु, शनि यदि चंद्रमा के साथ में आकर बैठ जाएं या चंद्रमा पर दृष्टि डालते हों तो अब चंद्र का फल बर्बाद होगा और साथ ही साथ केतु का फल भी खराब होगा। अगर चंद्र पे किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही, यानी शनि की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ जाए या राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ जाए, तो अब केतु का फल यहां पे बर्बाद होगा। अगर केतु की दृष्टि भी चंद्रमा पे आके पड़ जाए तो चंद्र का फल तो यहां पे बर्बाद होगा ही, चंद्र को ग्रहण लग जाएगा यहां पे, लेकिन साथ ही साथ केतु का फल भी यहां पे खराब हो जाएगा। अशुभ चंद्रमा वाले के लिए शुक्र का कार्य कभी भी शुभ फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो गए हैं, मंदे हो गए हैं, तो शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य आपको फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन अशुभ चंद्रमा होने के बावजूद चंद्रमा के ही कार्यों से आपको लाभ हासिल होगा। आसमानी बर्फ नुकसानदायक होगी, लेकिन पानी की बर्फ फायदेमंद होगी। जातक चावल का काम करे, दूध का काम करे, चांदी का काम करे, इससे जातक को लाभ हासिल होगा। दोस्तों, पापी टोला यानी शनि, राहु, केतु हमेशा ही चंद्र के फल को बर्बाद करने वाले होंगे, चंद्रमा के फल को खराब करने वाले होंगे। लेकिन ऐसे में अगर उपाय किया जाएगा तो चंद्रमा का ही हमें उपाय करना होगा। चंद्र के उपाय से ही चंद्र का फल उत्तम होगा, न कि पापी टोलों में से जिस भी ग्रह की दृष्टि है या जिस ग्रह का संबंध बन रहा है उस ग्रह का उपाय किया जाए। यानी चंद्र का ही उपाय हमें यहाँ पे करना होगा। दोस्तों, चंद्रमा जब शत्रु ग्रह पर अपनी दृष्टि रखे तो अपना शुभ प्रभाव बंद कर देते हैं, और चंद्रमा की दृष्टि जब भी शत्रु ग्रह पर होगी तो अब जातक पर इसका बुरा प्रभाव नहीं होगा, बल्कि उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तेदार पर चंद्रमा का अब अशुभ प्रभाव जाएगा। यानी अगर चंद्रमा का प्रभाव शनि पर पड़ रहा है तो शनि से जुड़े हुए रिश्तेदार यानी चाचा पर इसका बुरा प्रभाव जा सकता है। इसी प्रकार अगर केतु पर बुरा प्रभाव जा रहा है चंद्र का, तो केतु यानी पुत्र पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है जातक के बजाय।
दोस्तों जन्म कुंडली में सूर्य मंगल अगर इकट्ठा बैठे हुए हैं तो तब भी चंद्रमा का प्रभाव शुभ नहीं मिलता है। प्राय चंद्रमा का प्रभाव यहां पर अशुभ ही रहता है जब सूर्य और मंगल इकट्ठा बैठे हुए हों। दोस्तों जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा बृहस्पति को देखते हों और बृहस्पति के घरों में बृहस्पति के शत्रु यदि बुध शुक्र राहु आकर बैठ जाएं तो अब चंद्रमा का फल यहां पर रद्दी होगा, चंद्रमा का फल यहां पर खराब होगा। चंद्रमा का कोई भी शुभ प्रभाव बृहस्पति को नहीं मिलने वाला है और न ही जातक को मिलेगा। तो दोस्तों यदि चंद्रमा का फल किसी भी प्रकार से शत्रु ग्रहों से खराब हो रहा है तो यहाँ पे चंद्र का ही उपाय करना उत्तम रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको कोई सूत्र समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप उसको अच्छी तरह से जान सकते हैं। मैं अगली वीडियो में और भी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करके लगन कुंडली, वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली देख के, दशा अंतरदशा देख के आपके साथ जो भी समस्या चल रही है या इन फ्यूचर जो भी समस्या आपको आ सकती है उसका लाल किताब के अचूक उपाय बताकर निवारण किया जाएगा। तो दोस्तों आप यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।